नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद। सर, राहुल गांधी को क्या हो गया है? नया नया मुख्यालय खुला है कांग्रेस का, कुछ अच्छी बातें कर लेते। ये कैसी नक्सली सोच उनके दिमाग में, जिसे कहते हैं कि घुसती चली जा रही है या घुस चुकी है और अब मुंह से बाहर निकल रही है। एक तो वो अपने ऐसे सलाहकारों से घिरे हुए हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो वामपंथ का है और जिनकी सोच ही ऐसी है। डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी पर कैसे भरोसा बढ़ाया जाता है इसके उलट काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुनाव चल रहे हैं, उसके जो परिणाम आ रहे हैं, तो उसके बाद से इनका डेमोक्रेसी से ही भरोसा उठ चुका है। आज के भाषण में भी इन्होंने फिर से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में करीब 1 करोड़ मतदाता कैसे बढ़ गए। तो चुनाव आयोग हालांकि इनकी तमाम तरह की जो शंकाएं हैं उनका अतीत में भी जवाब देता रहा है, निराकरण करता रहा है। और आपको याद होगा जब हरियाणा की 20-22 सीटों पर इन्होंने एक शिकायतें विकायतों का पुलिंदा भिजवाया था चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया था इनको, 1600 पेज का। और मुझे लगता है कि उसके बाद इनकी आत्मा शांत होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं रही है और होगी भी नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर के 2011-12 से जो उल्टी गिनती शुरू हुई थी कांग्रेस की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य हारते ही जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो आदमी वॉशिंगटन में बैठ कर के, अमेरिका के अलग अलग शहरों में बैठ कर के ये कहता हो कि साहब संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से और बिना किसी दबाव के काम नहीं कर रही है, हमारे यहाँ का मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, हमारे यहाँ के चुनाव आयोग को भी फ्रीली काम नहीं करने दिया जा रहा है, मोदी जी का उसके ऊपर प्रभाव है। यानी डेमोक्रेसी के जो हमारे यहाँ पिलर हैं, ये उन पर सवाल खड़े करते हैं, उनको बदनाम करते हैं विदेशों में जाकर के। ये डीप स्टेट की नाक के नीचे बैठ करके ये बयान क्यों दे रहे थे? क्योंकि ये वैसा ही वातावरण देश के भीतर पैदा करना चाहते हैं जैसा बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार का तख्ता उलट करके उसके लिए जो पृष्ठभूमि बनाई गई थी। जब चुनाव हुए थे वहां पर, तो बीएनपी ने उसका बाइकआउट कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि इस सरकार की तो कोई लेजिटिमेसी ही नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है, ये तो स्वतंत्र तरीके से इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, ये तो एक तरफा तरीके से ये बेईमानी करके जो है सत्ता में आ गई है, तो ऐसी प्रधानमंत्री का तख्ता पलट दिया जाना चाहिए। इनके कहने का आशय ये है। और जो पाकिस्तान की एजेंसी है आईएसआई, उसने डीप स्टेट्स के साथ मिलकर के, जमात के साथ मिलकर के, बीएनपी के साथ मिलकर के, कट मुल्लाओं के कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर के बांग्लादेश में जो खेल खेला, वैसा ही वातावरण राहुल गांधी हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं। ये इनकी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि जनता तो चुन नहीं रही है जी। अब जब कोशिशें करके देख ली और वो फलीभूत नहीं हो रही हैं, तो जरा साजिशें ही कर लीजिए। तो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं जब भी इनको मौका मिलता है। जनसभाओं में कहते हैं कि अगर संविधान संशोधन किया गया, संविधान में बदलाव किया गया, तो पूरे देश में आग लग जाएगी। और मेरी बात याद रखना, आग लग जाएगी। तो वही जरा ये बताओ पहले कि नेहरू जी ने कितनी बार संविधान में संशोधन किया था, इंदिरा गांधी ने कितनी बार किया था, आपके पिताजी ने कितनी बार किया था, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने कितनी बार किया था। वो कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते, जिनको तीसरी बार इस देश ने प्रधानमंत्री चुना है। और जो भी संविधान संशोधन होते हैं, सारी सरकारें देश की जनता से जो
वादे किए जाते हैं उनके आलोक में किए जाते हैं, उनको फायदे पहुंचाने के लिए राष्ट्र हित में किए जाते हैं, जी समाज के और अलग अलग सेक्टरों को फायदे पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, जो नए कानून बनते हैं। तो ये कौन सी दुनिया में है, पता नहीं क्या खाते हैं कि इस तरह की बातें करने लगते हैं पर और सर, कहते हैं कि साहब बयान भी अजीबोगरीब, स्टेट के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ हम हाँ, जंग लड़ रहे हैं। मतलब जो बातें सर ये विदेश में जाकर करते हैं, वो तो मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है। देश के अंदर खड़े होकर मतलब ना आरएसएस से मुकाबला, ना बीजेपी से, हमारा मुकाबला भारत सरकार से। सर ये किस तरह की स्टेटमेंट है सर? यही बातें तो मुझे ऐसा लगता है इनका हेड ऑफिस शायद सोरोस का दफ्तर है, यहाँ पर ये नई ब्रांच खोल ली इन्होंने आज जिस दफ्तर का उद्घाटन किया, या कार्यालय का, मुख्यालय का। जॉर्ज सोरोस तो अंजू जी बहुत छोटा सा प्यादा है डीप स्टेट का। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग जगह पूरी दुनिया में उनके प्यादे हैं, और ये जॉर्ज सोरोस से ऊर्जा अगर ले रहे हैं, शीतकालीन सत्र में पहली बार, जिसका इंतजार कर रहा था देश बहुत लंबे समय से, पहली बार सोनिया गांधी पर अटैक हुआ था, जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए बाकायदा अटैक किए गए थे और सबूत पेश किए गए थे कि जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में ये पदाधिकारी हैं, अभी भी पदाधिकारी हैं, और उस फाउंडेशन की पदाधिकारी हैं जो भारतीय राज्य कश्मीर को भारत का राज्य ही नहीं स्वीकार करता। तो इन पर, इनको कटघरे में खड़ा किया गया था, इंडियन पार्लियामेंट में खड़ा किया गया था। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो भाषा वो बोलता है मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, वही भाषा तो ये बोल रहे हैं। और जिस तरह की लैंग्वेज इन्होंने यूज की है, मुझे नहीं लगता कि इनको इसकी सीरियसनेस का, इसकी गंभीरता का पता भी होगा। और अगर पता है तो इससे बड़ी नाफरमानी कोई हो नहीं सकती है इंडियन डेमोक्रेसी में कि आप इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग लड़ने की बात करें। तो आप फिर खुद ही तय कर लीजिए कि आपकी जगह क्या है। अगर कोई इंडियन स्टेट के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहा है, जंग लड़ने की बात कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति तो सीधे गिरफ्तार किए जाते हैं। उन पर तो राजद्रोह का और देशद्रोह का मामला बनता है। हाँ, देशद्रोह का मामला सीधे सीधे उनके खिलाफ बनता है। कितने मामले होते हैं जो इंडियन स्टेट के वर्सेस होते हैं, जब आतंकवादियों के केसेस अदालतों में चलते हैं। पर सर, राहुल गांधी को ये लगता है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने तो धोखा दिया, देशद्रोह किया है। किसी और देश में होते तो गिरफ्तार हो जाते। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा ना कि सही मायने में आजादी उस दिन मिली जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में। यही कहा था ना। इसको लेकर राहुल गांधी ये फरमा रहे थे कि उनको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कोई और देश होता तो कब के गिरफ्तार हो जाते। बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी राहुल को ही है, उनको नहीं है। इस देश में सारे डेमोक्रेटिक राइट्स और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल इस गांधी परिवार के लिए या कांग्रेस के लिए या विपक्षी दलों के लिए है। जो बाकी के लोग हैं वो अलग अलग विषयों पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों भाई? अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, अगर जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं और सर्वोच्च प्रतीक हैं भगवान राम, हमारे यहाँ तो, मैं तो गांव से आता हूँ, किसान परिवार में जन्म लिया है, हमारे यहाँ तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। हमारी माता जी, हमारी दादी जी, ये सब घर के चौखट के पास आकर के जब बैठ जाती थी, आने जाने वाले सब राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। यानी हमारे हमारे हमारी जिह्वा पर, हमारे रोम रोम में भगवान राम है। और मैं आपको बताऊं, ये चीजें ऑन एयर कहने की नहीं होती हैं। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंच रहे थे वहां पर, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सदियों के इंतजार के बाद वो घड़ी आई थी। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर मोहन भागवत या कोई भी XYZ अगर ये कहता है कि हमें देशवासियों को, कोटि कोटि देशवासियों को सही मायने में आजादी उस दिन मिली 22 जनवरी 2024 को,
जिस दिन प्रभु राम जो हैं अपने भव्य मंदिर में आसीन हुए हैं, प्रतिष्ठापित हुए हैं, तो इसमें गलत क्या है? और आपको अगर तकलीफ हो रही है तो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपको तकलीफ, क्योंकि आप लोगों ने तो जम करके विरोध किया इस चीज का कि ये घड़ी कभी ना आने पाए। कभी भी प्रभु राम उस टाट पट्टी से उठ करके, जहां बारिश में, जहां तेज धूप में, जहां सर्दी में उनको वहां अभिशप्त कर दिया गया था, वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, और तारीखों पर तारीखें दी जा रही थी अदालतों के द्वारा। कितने सालों तक आपने ये महापाप किया है कि अपने वकीलों की फौज वहां खड़ी कर दी और सुनवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया, फैसला ही नहीं आने दिया। दशकों तक ये हुआ, ये पाप किया गया। और मैं तो कई बार कहता हूं कि ये एक श्राप लगा हुआ है इन लोगों को, उसी की वजह से आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। जो कोटि कोटि भारतीयों की भावनाएं हैं उनके विरुद्ध जाकर के आप काम करेंगे, और जब उनमें से कोई एक ये कहेगा कि हमें वास्तविक आज़ादी तब मिली है, तो आप कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इस बार, पिछली बार तो एक अर्ध कुंभ लगा था तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा वहां स्नान के लिए पहुंच गई थी। इस बार ये वायनाड से चुन करके आई हैं, और वायनाड क्यों गई थी और राहुल गांधी भी क्यों गए थे ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर ईसाई और मुस्लिम मतदाता ही इतनी संख्या में है कि ये आसानी से जीत जाते हैं। तो इस बार तो प्रियंका वाड्रा भी नहीं जाएंगी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, और राहुल गांधी और उनकी मम्मी का तो जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ना ये भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए हैं, ना ये महाकुंभ में जाएंगे, जहां आज तक ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बिल्कुल। और वहां का दृश्य आप देखिए क्या है, वहां के कलर्स देखिए, वहां लोगों की जो उमंग है वो देखिए, उत्साह देखिए क्या है, वहां की व्यवस्थाएं क्या है। सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो तस्वीरें देखकर, जो विहंगम दृश्य देखने को मिल रहे हैं टीवी पर। कितने सारे लोग वहां पहुंचे हैं सर, मतलब वो देखने मात्र से ही आप सोचिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन लोगों के क्या हाल हो रहे होंगे, अंदर से कितने सुलग रहे होंगे, इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं मैं और आप। आपने वो तस्वीरें देखी हैं इसकी, अखिलेश यादव की, अकेले अंधकार में जंजीरें पकड़ करके डुबकी लगाते हुए, और उसको ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर रात 10 बजे, 10:15 डुबकी लगा रहे हैं, पीछे चांद भी दिख रहा है। बताइए, पूरी दुनिया जा रही है त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, वो पल बड़ी खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, और ये कहाँ डुबकी लगा रहे हैं सर हरिद्वार में। केवल दिखाने के लिए कि देखो गंगा में मेरी भी आस्था है, मैं भी हिंदू हूं। इनकी ये दुर्दशा कर दी है योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिएगा अभी वो दिन भी आएगा जब ये भगवा धारण करके जाएंगे वहां पर, क्योंकि इस देश की जनता इनको अब सबक सिखाने पर आ गई है। ये जो लोकसभा चुनाव में एक छोटा सा झटका लगा है, ये जो सफल हुए हिंदुओं को बांटने में, जाति पाति में, ये एक छोटा झटका नहीं था, बड़ा झटका था भारतीय नागरिकों के लिए। और उसके बाद के सारे परिणाम आप देख लीजिए, और अभी आप दिल्ली में भी देख लीजिएगा। सर दिल्ली में जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी के आमने सामने खड़े हैं, राहुल गांधी ने पहली रैली भी कर दी, सीलमपुरी से रैली की, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान बसते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिया गया है? वो जो खोया हुआ वोट बैंक है, वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी का, उसको वापस हासिल करने की कोशिश के मद्देनजर दिया गया है, या कुछ और मतलब है इसके? 2-3 घटनाएं हुई हैं अंजू जी, वो हमें याद कर लेनी चाहिए। एक घटना हुई है, ये अरविंद केजरीवाल किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें कुछ राहुल गांधी को और कांग्रेस को लेकर के सवाल किया गया। तो अरविंद केजरीवाल ने कुटिल मुस्कान के साथ ये कहा कि आप अभी भी कांग्रेस को सीरियसली लेते हैं, जनता ने तो उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। दूसरी घटना हुई थी
ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर दिया। शरद पवार ने भी। जी हाँ, ये जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, इसके बाद राहुल गांधी को लगा और उनके सलाहकारों को भी लगा कि 2020 में तो हमने इनकी मदद की थी, उसका प्रतिफल ये हुआ था कि हम 4.3% वोट शेयर पर आ गए। खाता ना 2015 में खुला ना 2020 में खुला। जिस कांग्रेस पार्टी का एक समय 40% वोट शेयर दिल्ली में हुआ करता था और 3 बार शीला दीक्षित लगातार मुख्यमंत्री चुनी गई, वो पूरा आपने जो बैटलफील्ड था वो अरविंद केजरीवाल के लिए खुला छोड़ दिया। 2020 में तो सबको पता है ना कि 1-2 रोड शो भी कर लिए थे, 1-2 छोटी छोटी सभाएं भी कर ली थी राहुल गांधी ने, जिनमें से एक सभा में वो बयान भी दिया था बहुत चर्चित, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में दिया था। इन्होंने कहा था उस सभा में कि ये जो नरेंद्र मोदी भाषण देता है, ये 6 महीने बाद घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, इस देश का युवा उनको डंडे मारेगा। बताइए। तो उस पर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अच्छा है, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे 6 महीने पहले आगाह कर दिया, अब मैं थोड़ा दंड वंड पेलूंगा, थोड़ा सा कुछ वर्क करूंगा ताकि अपनी जो पीठ है वो मजबूत कर सकूं डंडे खाने के लिए। तो ये 2-3 घटनाएं ऐसी थी जिसकी वजह से इनके सलाहकारों ने कहा कि साहब, हम तो त्याग की प्रतिमूर्ति बन रहे हैं और 2 स्टेट में अपने आप को होम कर दिया, खत्म कर दिया, एक पश्चिम बंगाल में, एक दिल्ली में। पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी पिछले चुनाव में, 2021 के चुनाव में, नक्सलबाड़ी इलाके में बस एक सभा करके वापस आ गए थे, फिर जाकर झांके नहीं। नतीजा क्या हुआ? पिछली विधानसभा में कांग्रेस के 44 एमएलए थे, इसमें 0, खत्म। वामपंथियों के 22 थे, 0, खत्म। वहां पर बस 2 पार्टी रह गई, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी, बाकी का सफाया। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। पंजाब में इन्हीं को रिप्लेस करके इनकी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की। चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, या जिन जिन राज्यों में जहां भी आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत पैर रखने की जगह उन्होंने बनाई है, कांग्रेस को खत्म करके बनाई है। तो कांग्रेस की समझ में ये आ गया। मैं तो एक्चुअल में पिछले 3-4 दिन से लगा हुआ था, मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं जिसमें मैं ये देख रहा था कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, तो इनकी दुकान में बचा क्या है। मैं पूरे देश में सारे राज्यों में घूमा हूं, मुझे तो इनकी दुकान में कुछ दिखाई दे नहीं रहा। तो हर जगह तो आप खत्म हो गए, आपका वोट शेयर नीचे आ गया, बड़े बड़े राज्यों में आपकी 0 सीटें हैं। और यहाँ दिल्ली में भी अगर ये पूरी तरह बर्बाद हो गए तो फिर आगे की जो राह है, बिहार का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ये अगले 1.5-2 साल के भीतर होने हैं। अच्छा, अभी जो चुनाव होकर निपटे हैं, जम्मू कश्मीर 90 में से केवल 6 सीटें, केवल 6 सीटें, और वो भी सारे मुसलमान। हरियाणा में 37 पर अटक करके रह गए। सर जम्मू कश्मीर में याद दिलाना चाह रही हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने भी 2 दिन पहले क्या कहा कि कितने अच्छे तरीके से चुनाव हुए, मंच पर प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, कितने अच्छे तरीके से चुनाव हुए, एक भी बूथ से धांधली की खबर नहीं आई। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को और चुनाव आयोग को, इतने अच्छे तरीके से चुनाव करवाए। सर, ये थप्पड़ नहीं था राहुल गांधी के मुंह पर, जो अभी तक ईवीएम की शिकायतें लेकर ही रायता फैलाए जा रहे। जो राहुल गांधी आज फिर से महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों पर और 1 करोड़ मतदाता बढ़ने की बात कहकर के सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब केवल उमर अब्दुल्ला ने ही नहीं दिया है इन शब्दों में। अभिषेक बनर्जी को याद करिए, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट परिसर में? उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं है ईवीएम पे तो लड़ते क्यों हो, चुनाव लड़ना बंद कर दो। बिल्कुल, चुनाव लड़ना बंद कर दो। तुम वायनाड से चुने जाते हो, तुम्हारी बहन चुनी जाती है,
तो ईवीएम में कोई खोट नहीं है। रायबरेली से चुन के आ रहे हो, ईवीएम ठीक है। तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार बनती है, ईवीएम ठीक है। झारखंड की सरकार में नए कपड़े सिलवा करके पहुंच गए, बैठ गए, शपथ ले ली, वहां भी ठीक है। लेकिन जहां जहां कांग्रेस हार रही है, चारों खाने चित हो रही है, वहां ईवीएम का चरित्र जो है वो दोषपूर्ण है। तो ये चीजें जो हैं अब इनकी अपनी सहयोगी पार्टियों ने ही कहनी शुरू कर दी है। तो इनकी कुंठा जो निकल रही है ना, ये इसी वजह से निकल रही है कि एक मौका दिखाई दे रहा था इनको कि साहब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, अब तो कॉलर खड़े करेंगे एमके स्टालिन की तरह और घूमेंगे सारे देश में भी और दुनिया में भी और कहेंगे कि देखो हम तो वापस आने वाले हैं, अगले चुनाव में, इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में ढहा देंगे नरेंद्र मोदी को, तो हमें फंड करो, हमें फंडिंग करो। इनका ये, और पार्लियामेंट के भीतर भी मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, जो एरोगेंस इनकी देखने को मिली थी पहले सत्र में ही, जिस तरह ये बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत कर रहे थे, उस प्राइम मिनिस्टर को जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के रिकॉर्ड कायम कर चुके थे, हिस्ट्री क्रिएट कर चुके थे, उनको अपमानित कर रहे थे ये। तो बाकी के दल जो इनके सहयोगी भी हैं, क्या वो नहीं देख रहे थे कि इनका एटीट्यूड क्या है, इनकी एरोगेंस कहां जाकर के सिर पर सवार हो गई है। तो ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये सब इनकी कुंठा, इनकी बौखलाहट, इनकी नाकामी और इनकी अलोकप्रियता और जनता के द्वारा इनको लगातार ठुकराया जाना, इस सब की वजह से आ रहे हैं। पर सर, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इस तरह की बातें अगर करेंगे तो क्या कानूनी उसके दायरे में ये नहीं आती होंगी स्टेटमेंट्स इनकी, या सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी कहकर इस बात को भी टाला जा सकता है कि कुछ भी बोल देते राहुल गांधी, लेकिन जिम्मेदार ओहदे पर तो है। कानून के दायरे में तो इनके सारे बयान आते हैं, कुछ को छोड़ करके। और कोई अगर सनकी आदमी पीछे पड़ जाए ना, तो ये बाहर घूम भी नहीं सकते हैं, इनको उठा करके जेल में ही डाला जाता रहेगा, इस तरह बयान ये देते हैं। और क्यों भूल जाती हैं अंजू जी, सूरत वाले मामले में जिसमें इन्होंने ये नीरव मोदी, फला मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे मोदी चोर क्यों हैं, उसमें 2 साल की सजा हुई थी ना। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको राहत दे दी थी, जिसकी वजह से खोया हुआ बंगला भी मिल गया, सांसदी भी मिल गई, चुनाव भी लड़ लिया। यहाँ की न्यायपालिका बड़ी रहमदिल है, ऐसे लोगों पर बड़ी रहम करती है। वो जो खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको भी यहाँ राहत मिल जाती है। बिल्कुल। अभी एक दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहा है, आज ही नॉमिनेशन दाखिल किया है, उसको अंतरिम जमानत भी मिल गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, और अब नियमित जमानत मिल गई दिल्ली चुनाव से पहले। और अब दुनिया भर के ऐसे ऐसे बयान वो आदमी बैठ करके देता है मीडिया के सामने, भगवान जाने इतनी बेशर्मी कहाँ से आती है। मतलब जो आदमी 5.5 महीने जेल में रह करके आ रहा है, और जिसका डिप्टी जो है करीब 1.5 साल रह करके जेल में आ रहा है, जिसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 महीने रह करके आ रहा है, वो कितने बेशर्म लोग हो सकते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं। तो इस देश की जनता को भी और दिल्ली की जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई जो अपराधी तत्व हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखे हैं, घोटाले कर रखे हैं, गड़बड़ कर रखी हैं, 12 सीएजी की रिपोर्ट दबा करके बैठे हुए हैं, उनको प्रकाशित नहीं होने दे रहे हैं। तो ये लोग जो मतलब जेल में रह करके आ रहे हैं और अब जमानत पर आए हैं, वो ऐसे बात कर रहे हैं। एक बड़े पुराने टाइम में, शायद 60s में या 70s में एक फिल्म आई थी, पवित्र पापी। तो ये पापी जो हैं अपने आप को पवित्र व्यक्ति की तरह पेश करते हैं मीडिया के सामने, और मीडिया तो बड़ा मेहरबान है साहब इन पर। देखिए इनकी कैसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर वीडियो, हर बयान को कितने प्रेम भाव से पूरा जो है परोसते हैं। तो ये मीडिया मैनेजमेंट तो इनका कमाल है। और दिल्ली का मीडिया भी साहब देख लीजिए कितना बढ़िया है।
सर दिल्ली का मीडिया कितना बढ़िया है, भले ही केजरीवाल जी विज्ञापन ना दे पा रहे हो, लेकिन पंजाब के रास्ते तो पैसा आ रहा है ना मीडिया को। अब देखिए कितने लंबे लंबे एड्स आते हैं भगवंत मान के, वो आम आदमी पार्टी की तो है, तो एक तरफ वो सब कुछ पैसा आ रहा है मीडिया को सर। इसीलिए अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के छोटे छोटे बयान, छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल कितनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सर, एक बयान दे देते हैं 2-2.5 मिनट का, उसको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर सारे मीडिया हाउसेस चलाते हैं। तो ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है, राहुल गांधी की बातें भी सुन रही है, अरविंद केजरीवाल के तेवर भी देख रही है, और 5 फरवरी को अपना फैसला सुना देगी, 8 फरवरी को सबको पता चल जाएगा। लेकिन जो बात राहुल गांधी ने कही है सर, वो बहुत गंभीर मामला है और उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये सोचकर कि बालक बुद्धि है, कुछ भी बोल देता है, कम से कम ये सोचकर इस बात को इस बार इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। कोई ना कोई कार्रवाई नेता प्रतिपक्ष, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ होनी चाहिए सर। एक नजीर इस बार तो देखने को मिलनी चाहिए। आपने सर इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला सर, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।